आज हमें करना है बेटा कटर जे एडवांस का लेक्चर नंबर 4 जो है हमारे पास मैकेनिक्स के ऊपर ही। लेकिन यस, ये आपके लिए एक इनिशियल स्टेप आप कह सकते हैं कि आप इसको रख करके यहाँ से प्रैक्टिस करके और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका यहाँ पर रोप है, ये आपका रोप है, आपका हाथ क्या हो सकता है, नीचे स्लिप कर सकता है और फ्रिक्शन क्या करता है, उस टेंडेंसी को रोकने की कोशिश करता है। तो आप लोगों ने कई बार प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम रेंज और इन सब की चीजें करी हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। मेरा हाथ हमेशा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता, लेकिन ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करके ऐसे जा रहा है। तो क्या मेरा हाथ में भी रोटेशन आया है? हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जेई वाला चैनल पर। और आज हमें करना है बेटा कटर जे एडवांस का लेक्चर नंबर 4 जो है हमारे पास मैकेनिक्स के ऊपर ही। ठीक है, हम लोगों ने 3 लेक्चर देखे हैं बेटा और उसमें काफी सारे क्वेश्चंस करे हैं और आज भी हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे और एक और लेक्चर हमारे पास मैकेनिक्स का बचेगा जो इसके बाद वाला होगा। देन योर कंप्लीट मैकेनिक्स। आई थिंक आप लोगों को इतने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन और इतने सारे कंसेप्ट के मिक्सचर वाले क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए होंगे कि आपका एटलीस्ट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जरूर हुआ होगा। ठीक है, तो ये वाला जो मैकेनिक्स का लेक्चर है इसमें भी हम लोग एडवांस के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे एंड सोर्सेज हमारे पास वही है। ठीक है, अच्छी अच्छी किताबों के जो क्वेश्चंस हैं, जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, जो हो सकता हो कैलकुलेटिव हो, टफ हो, लेकिन हमारे पैटर्न को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहे हो कि जो जिस प्रकार के जेई एडवांस क्वेश्चन पूछता है उस प्रकार के क्वेश्चंस को अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग उनको डिस्कस यहां पर करेंगे। नो डाउट दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं, लेकिन यस, ये आपके लिए एक इनिशियल स्टेप आप कह सकते हैं कि आप इसको रख करके यहां से प्रैक्टिस करके और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास में लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था करने के लिए। आई होप आप लोगों ने इस चीज को ट्राई किया होगा। दिस इज अ मॉडरेट क्वेश्चन, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन यस थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन यहां पर भी रिक्वायर्ड है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ माउंटेन क्लाइंबर इज स्लाइडिंग डाउन अ वर्टिकल रोप। ठीक है, एक हमारे पास माउंटेन क्लाइंबर है जो वर्टिकल रोप पर स्लाइड कर रहा है। हर टोटल मास काउंटिंग इक्विपमेंट्स, जो उसका टोटल मास है दैट इज 65 kg। बाय एडजस्टिंग द फ्रिक्शन ऑन द रोप शी कंट्रोल्स द टेंशन फोर्स दैट द फोर्स एक्सर्ट्स ऑन हर ड्यूरिंग अ 2 सेकेंड इंटरवल। 2 सेकेंड के अंदर उसने क्या करा, वो स्लाइड, रोप को स्लाइड करना है। जैसे मान लो कि आप रोप पर टंगे हुए हैं, तो अभी आप यहां पर फोर्स लगेगा। अगर मान लो कि रोप स्मूथ है, ठीक है, पहले तो ये सोचिए कि एक रोप है, बिल्कुल स्मूथ है, उस पर ग्रीस लगा रखा है, स्लिपरी है और आप उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या आप उसको होल्ड कर पाएंगे? नहीं, आप नीचे गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका वजन आपको नीचे ले जाएगा। लेकिन अगर आप रोप की बात करें तो आप रोप को पकड़ करके जब टंगे रहते हैं, ठीक है, मान लो रोप है, आप उस पर टंगे हुए हैं, तो आप अपने फ्री बॉडी डायग्राम को अगर सोचें तो आपका वेट नीचे लग रहा है, आपके ऊपर कहीं ना कहीं फ्रिक्शन लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी आपका यहां पर रोप है, ये आपका रोप है, आपका हाथ क्या हो सकता है, नीचे स्लिप कर सकता है और फ्रिक्शन क्या करता है, उस टेंडेंसी को रोकने की कोशिश करता है। तो आपका हाथ नीचे स्लिप कर सकता है, तो आपके हाथ पे क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा। और अगर एक्शन है तो रोप पर रिएक्शन होगा नीचे की डायरेक्शन में, उसी की वजह से रोप खिंचती है और टेंशन आ जाता है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, उस टेंशन को सीधे इंसान के हाथ पर बना देते हैं, राइट। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा है, बाय एडजस्टिंग द फ्रिक्शन। अब जैसे मान लो कि तुम रोप पर टंगे हुए थे, अब तुमने क्या करा, हाथ ढीला करा, तो फ्रिक्शन को कम करा। जैसे ही तुम फ्रिक्शन कम करोगे तो आप नीचे जाना स्टार्ट करोगे और फिर जैसे यहां पे ये फोर्स हमारे पास कम हुआ, तो मतलब उन्होंने क्या करा, हाथ ऐसे छोड़ दिया, ढीला कर दिया बेसिकली। तो जैसे आप ढीला करोगे तो आप नीचे जाना स्टार्ट करोगे। फिर इन्होंने यहां तक 325 न्यूटन तक आने के बाद फिर से हाथ को और टाइट करना स्टार्ट करा। जैसे आप टाइट करना स्टार्ट करोगे, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, तो यहां पर आप फोर्स बढ़ाते चले गए। तो कहीं ना कहीं आप पहले स्लाइडिंग बढ़ाई, वेलोसिटी अटेन करी और फिर आप फोर्स लगा रहे हो। तो ऐसा नहीं कि आप रुकना, आपकी वेलोसिटी अगर आप देखें यहां से यहां तक तो बढ़ी, फिर आप वो कर रहे हो तो आप रिवर्स नहीं जाओगे, आप कहीं ना कहीं आपकी स्पीड थोड़ी सी कम होगी क्योंकि अब आप फोर्स और बढ़ाने का कोशिश कर रहे हो। और पूरा हमारे पास जो इंटरवल है दैट इज ऑफ 2 सेकेंड्स। The tension on the rope as a function of the time is shown in the figure below. What is her speed at the end of the 2 seconds interval if she begins at rest? तो मतलब मान लो कि ये रेस्ट से हमारे पास स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और 2 सेकंड के बाद जी की वैल्यू 10 लेनी है, नेग्लेक्ट एनी एयर रेजिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो रही होगी। अब देखो, कभी भी क्वेश्चन में जब आपको डेटा गिवन होता है तो आप ये समझिए कि उस गिवन डेटा से हम लोग क्या चीज सोच सकते हैं। मेरे को क्या दे रखा है सर, आपको फोर्स और टाइम का ग्राफ दे रखा है। फोर्स और टाइम के ग्राफ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलती है सर, इंपल्स मिलता है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम, है ना। ये हमारे पास क्या आया, अगर आप इसका एरिया निकालेंगे बेटा तो दैट इज हमारे पास पी फाइनल माइनस पी इनिशियल।
ये हमारे पास एरिया कहीं ना कहीं हमें मोमेंटम का चेंज दे देगा, इंपल्स बेसिकली हमें दे देगा। तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं तो इनिशियल मोमेंटम आपका 0 है ना, और 2 सेकंड तक की अगर मैं बात करूं तो इस ग्राफ का मुझे एरिया लेना पड़ेगा। कौन सा एरिया लेना पड़ेगा सर? आपको ये वाला एरिया लेना पड़ेगा। हमें ये वाला ही एरिया लेना पड़ेगा जो इस ग्राफ का है। तो अब आप दो ट्रिपेजियम का सम कर सकते हो या फिर एक रेक्टेंगल में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर सकते हो, जैसे भी आपको लेना है। आप ट्रिपेजियम का एरिया लेना चाहे वो ले लीजिए, या फिर आप इसमें से रेक्टेंगल में से ट्राइंगल का एरिया घटा दीजिए। तो ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम देगा। तो लेट्स डू वन थिंग, पहले एक हल्का सा एक डायग्राम बना लेते हैं सो दैट हमारे पास एनालिसिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन कि यहां पर है हमारे पास रोप, ठीक है, इस पर वो जो क्लाइंबर है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से है। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर आप इसके फ्री बॉडी डायग्राम की बात करोगे, ठीक है, इसके फ्री बॉडी डायग्राम की बात करोगे तो कहीं ना कहीं इस रोप की भी अगर आप बात करें, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो इसकी टेंडेंसी कहां है जाने की सर? नीचे जाने की है। तो वजन कहां पर होगा सर? वेट 65G हमारे पास यहां पर होगा। ठीक है, टेंडेंसी नीचे जाने की है। इसको रोकेगा कौन सर? रोकने के लिए हमारे पास यहां पर फ्रिक्शन इस प्रकार से है, राइट। अगर एक्शन है तो रिएक्शन इधर होगा, रोप पर नीचे फ्रिक्शन लगेगा और कहीं ना कहीं इस धागे के अंदर, इस वाले पॉइंट के अंदर एक खिंचाव हो जाएगा, है ना। इस वाले पॉइंट के अंदर एक हमारे पास खिंचाव बेसिकली हो जाएगा। क्लियर? और आपको भी पता है कि रोप रेस्ट पर है तो टेंशन की वैल्यू हमेशा फ्रिक्शन के बराबर होगी। तो इसीलिए हम लोग इस बंदे का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो आप यहां पे कहते हैं कि इसका वजन यहां पर है 65G, ठीक है, और यहां पर है हमारे पास टेंशन T बेसिकली। तो अब जरा ये समझना कि हमारे लिए यहां पर अगर आप नोटिस करें, ठीक है, कि जो एरिया आ रहा है दैट एरिया, मैं इसको यहां पर लिखना चाहूं तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 650 इंटू हमारे पास 2 माइनस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस हमारे पास हो गया 2 इंटू हाइट अगर आप देखें तो ये वाली है, दिस इज 650 माइनस 325, है ना। ये इसका एरिया आ गया। तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? 1300 माइनस 2 और 2 हमारे पास चला गया और 325 ये आ गया। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा? दिस विल बी हमारे पास 975। अब सबसे पहली बात, जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है यहां पर अगर आप देखें तो u की वैल्यू 0 है और t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर, t की वैल्यू 2 सेकेंड पर हमें इसके पास कोई वेलोसिटी, इस बंदे के पास हमारी कोई वेलोसिटी अटेन हो चुकी होगी, वो हमें बात करनी है। ठीक है, अब ध्यान से आपको करना है। अगर मैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम यहां पर लगाऊं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अगर हम लोग यहां पर लगाएं तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है बेटा? इनिशियल मोमेंटम प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यही तो इनिशियल मोमेंटम तो हमारे पास 0 था। हाँ, अब इस बॉडी को गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान सुनना सर। इस टेंशन ने कुछ टाइम इंटरवल तक यहां पर लगा है और उसने जो इंपल्स हमें दिया है दैट इज 975। तो ये पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए, पहले तो ये सोचिए। ये जो टेंशन है ये इसके स्पीड के, इसके पास स्पीड यहां पर बन रही है तो ये इसके स्पीड को घटाने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी इसका इंपल्स होगा ये मोमेंटम को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर हम लोग लगाएंगे माइनस ऑफ 975। समझ रहे हो? ये सर ये तो पॉजिटिव आया है, हाँ, लेकिन अब ये वैल्यू हम लोगों ने निकाली है।
ये हम लोगों ने वैल्यू निकाली है। उस पार्टिकल पर ये इंपल्स मोमेंटम को बढ़ा रहा है या घटा रहा है ये देखना है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम में प्लस माइनस जुड़ रहा है या घट रहा है ये देखना है। तो सर ये वाला टेंशन तो इसको स्लो डाउन करेगा, मोमेंटम कम करने की कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं ये माइनस आएगा। यस। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, जिन्होंने सीधे एरिया इक्वल टू फाइनल कर दिया, गलत। अरे पगले, ये तो घटा रहा है, तो इसकी स्पीड बना कौन रहा है सर? इसकी स्पीड तो ये बना रहा है, राइट? एंड दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स कितने देर तक? फॉर t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड तक ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं इसका इंपल्स निकालूं तो कांस्टेंट फोर्स के लिए f dt का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो फोर्स तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, दैट इज 650, और टाइम है आपका 2, तो ये आ गया बेटा आपका 1300। तो ये पॉजिटिव इंपल्स आपका वजन की वजह से भी आया, एंड दैट इज इक्वल टू 65 इंटू वी। ठीक है, तो बस आप इसको कैलकुलेट आउट कर लीजिए। हमारे पास ये 325 ही आ जाएगा, 1300 माइनस 975, ठीक है, डिवाइडेड बाय 65, दैट इज इक्वल टू 5। तो कहां गलती हो सकती थी वो मैं आपके लिए मार्क कर दूं कि हो सकता है आप इस वाले पॉइंट को मिस कर जाए। हो सकता है आप इस वाले पॉइंट को मिस कर जाए कि यार वजन का, क्योंकि कुछ बच्चे सीधे डायरेक्शन इससे क्या कहते हैं, ग्राफ से ही निकालेंगे सर इंपल्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, लेकिन ये सिर्फ किसका है? टेंशन का है। वजन का भी तो होगा ना। टेंशन तो उसको रिटार्ड करने की कोशिश कर रहा है। यस, हमारे पास तो कहीं ना कहीं अगर आप यहां पर नोटिस करें तो ये जो वजन है बेसिकली वो उसको स्पीड अप करेगा। तो इन दोनों का इंपल्स आपको यहां पर लेना था। अगर किसी बच्चे ने ये होमवर्क में गलत करा है तो प्लीज डू लेट मी नो। ठीक है, चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देख करके डरिएगा मत। ठीक है, एट द टॉप ऑफ अ लॉन्ग इंक्लाइन व्हाट दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, देयर इज अ सिलेंड्रिकल वेसल कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ h। मतलब हमारे पास एक h हाइट का सिलेंडर है जिसमें हम लोगों ने लिक्विड को भर दिया है। अ होल इज टू बी ड्रिल्ड इन द वॉल ऑफ द सिलेंडर। हम लोगों को कहीं पर एक छेद करना है, तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहीं ना कहीं यूज हो सकता है, सो एज टू प्रोड्यूस अ वाटर जेट दैट लैंड्स एट अ डिस्टेंस d ऑन द इंक्लाइन। यहां पर अगर आप छेद करेंगे तो यहां से पानी निकलेगा और ये कहां पर जाके गिर रहा है? इंक्लाइन पर जाकर के हमारे पास गिर रहा है। ठीक है, हाँ। H इज मेड एज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वेसल। मतलब ये हाइट जो आपने यहां पे छेद करा है ये कहां से आप नाप रहे हैं बेटा? इस बॉटम ऑफ द वेसल से आप यहां पर नाप रहे हैं। शुड बी, ठीक है, H इज मेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वेसल, शुड द होल बी ड्रिल्ड इन ऑर्डर टू मेक D एज लार्ज एज पॉसिबल। D को आपको मैक्सिमम करना है, मतलब मैक्सिमम रेंज की हमारे पास बात हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा है tan थीटा अगर लेस देन हाफ है देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ D मैक्स ये है, tan थीटा लेस देन हाफ होना चाहिए, और देन मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, tan थीटा लेस देन हाफ देन मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, tan थीटा लेस देन हाफ देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ D इज दिस। ठीक है, तो एक तो ये एंगल, अब तो वैसे तो इस वाले ऑप्शन में सभी में सेम कर दिया, हो सकता है ऑपरेटर ने गलत कराओ, ग्रेटर देन और लेस देन का हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग दोनों चीजों को डिराइव करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द ऑप्शन इज सेइंग। ठीक है, हो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर और होना चाहिए। ठीक है, यहां पर तो चलो ऑप्शन अलग अलग है। ठीक है, आई थिंक ग्रेटर देन और लेस देन का होगा, लेकिन ठीक है हम लोग अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको समझ आया? हमारे पास ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर है। अब इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देख करके क्या बताएं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो एक तो ऑब्वियस है, आपको दिख रहा है कि कुछ ना कुछ प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है, और कंटेनर में से पानी निकलना कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लूइड्स का कंसेप्ट है, और मैथ्स क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड होगी ही, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा या कुछ ना कुछ करना पड़ सकता है, तो ये बेसिक सी हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है। मिक्सचर ऑफ द कंसेप्ट है हमें यहां पर सोचना है। ठीक है, अब पहले तो ये वाला डायग्राम बनाते हैं कि ये कह क्या रहा है कि भाई देखो हमारे पास एक कंटेनर था, हम लोगों ने यहां पर एक इंक्लाइन बना दिया है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, और ये हमारे पास इंक्लाइन है एट एन एंगल थीटा लाइक दिस। ठीक है, कोई वैल्यू तो नहीं दे रखी ना? हाँ ठीक है, इसमें आपने लिक्विड भर दिया बेटा पूरा हाइट कहां तक? h तक। आपने
पूरा h हाइट तक का यहां पर लिक्विड बेसिकली भर दिया है। दिस इज योर कैपिटल H। हम लोग इसके इस लेवल से कहीं स्मॉल h हाइट पर एक ड्रिल कर रहे हैं, और यहां से जैसे आप ड्रिल करोगे तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड बाहर निकलेगा, और हमें यहां से लिक्विड जाकर के कहीं ना कहीं यहां गिर रहा है। ठीक है, तो इस इंक्लाइन पर ये वाला जो डिस्टेंस d है ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि थीटा के लिए आप बताइए कि थीटा किस रेंज का होना चाहिए और मैक्सिमम रेंज कितनी होगी। सवाल समझ आ गया कि ये थीटा हमारे पास किस रेंज का होना चाहिए, और दूसरी बात कि ये जो रेंज है ये हमारे पास मैक्सिमम हो। तो आप लोगों ने कई बार प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम रेंज और इन सब की चीजें करी हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। ठीक है, अब आप ये भी कर सकते हैं कि एक अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और एक स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन की बात करें और वहां से आप मैक्सिमम मिनिमा करने की कुछ कोशिश कर रहे हो, ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। वो प्योर मैथमेटिकल हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स को रिलेट करते हुए चलते हैं। भाई देखो, हमारे पास यहां से जो लिक्विड निकल रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हमारे पास कितना होता है? सर वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इस वाली हाइट पर डिपेंड करेगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में 2g(h - h)। ये बात है। पहले फ्लूइड्स के कंसेप्ट को एक बार याद कर लें, ये क्लास में फॉर श्योर आपको कराया गया होगा अगर आपने देखा हो। ठीक है, तो फ्लूइड्स में वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स की, अगर मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, h हाइट तक मैंने इसमें लिक्विड भर दिया है, मैं यहां पर कहीं पर ड्रिल कर रहा हूं कि ये हमारे पास जा करके गिरे। तो सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग यहीं से निकालते हैं कि h की ऐसी क्या वैल्यू हो कि रेंज हमारे पास मैक्सिमम हो जाए। ये सवाल आपको पता है h/2 होना चाहिए, लेकिन चलिए फिर भी ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों ने शायद ऐसा नहीं पढ़ा हो, तो उसको साथ लेके चल लेते, 2-3 मिनट की बात हमारे पास है। तो भाई देखो, यहां पर जो भी ये वाली आपकी हाइट होगी यही इफ्लक्स वेलोसिटी को डिसाइड करती है कि आप फ्रीली फॉलिंग मान सकते हैं कि पानी का पार्टिकल फ्रीली फॉलिंग ग्रेविटी में चल रहा है, तो स्पीड कितनी होगी? अंडर रूट में 2g(h - h)। तो रेंज जो हमारे पास आएगा दैट इज ux अंडर रूट में 2h/g कह सकता हूं, क्योंकि इतने हाइट तक वो फॉल करेगा और स्पीड ये है, तो रेंज की वैल्यू आपकी आएगी हमारे पास अंडर रूट में 2g(h - h) अंडर रूट में 2h/g। तो g और g कट गया, 2 बाहर आ जाएगा, तो रेंज की वैल्यू आ गई बेटा 2 अंडर रूट में h - h का स्क्वायर। मैं इसको स्क्वायर कर लूं, ठीक है, 4h - h का स्क्वायर, क्योंकि मेरे को रेंज मैक्सिमम करनी है। तो अगर आप रेंज को मैक्सिमम करेंगे तो आप ट्वाइस ऑफ r dr/dh लिख सकते हैं, हाँ, और ये दिस इज 4 × h - 2h, और इसको आप 0 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप मैक्सिमम मिनिमा करते हैं बेटा, तो dr/dh शुड बी इक्वल टू 0, है ना। तो जैसे आप इसको 0 करेंगे तो h की वैल्यू आपको मिल जाएगी आधी। तो ये अब आपका कंसेप्ट डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए कि हम कितनी हाइट पर इसको ड्रिल करें, दैट शुड बी हमारे पास ग्राउंड से आधा। कितना? ग्राउंड से आधा। क्लियर? और रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितनी? कि सर हमारे पास रेंज की मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी? रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट इज, ये हमारे पास रेंज आया था 2 अंडर रूट में h × h/2 h²/2 माइनस h का स्क्वायर h²/4। तो ये h²/4 बना, तो ये h हमारे पास मैक्सिमम रेंज किसके बराबर होती है? उस हाइट के बराबर हमारे पास होती है। ये हमारे पास फ्लूइड्स का एक डिराइव्ड हम लोगों ने कर रखा है। अब समझो, अगर मैं आपको वही सेम लॉजिक यहां पर बोलूं कि मान लो कि ये और ये, ठीक है, आप इसको ऐसा समझो कि ये एक स्टैंड पर खड़ा है, ये हमारे पास जो कंटेनर है दिस इज ऑन अ स्टैंड, ये हमारे पास एक स्टैंड है, ठीक है, और अभी के लिए मुझे डी मैक्सिमम चाहिए ना बेटा, जरा ये समझना, हमारे पास अगर ये डी है, ये थीटा है, तो क्या ये भी थीटा होगा? हाँ सर। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? सर ये वाला लेंथ हो जाएगा डी कॉस थीटा, इसको मैं x मान लूं अगर, तो क्या आपको ये बात समझ आ रहा है? अगर मेरा x मैक्सिमम हुआ, x इज इक्वल टू डी कॉस थीटा है, हाँ, ये तो कांस्टेंट हो गया।
अगर मेरा x मैक्सिमम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है d भी मैक्सिमम होगा ही होगा। पहले तो ये सोच लीजिए, हाँ है ना। अगर मेरा ये वाला लेंथ मैक्सिमम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास d भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि cos थीटा तो एक कांस्टेंट है हमारे लिए। अब इसी लॉजिक को हम लोग यहां लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं, ये कंसेप्ट हो गया हमारे पास, ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया हमारे पास। अब हम लोग इसको लगाते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, ये आपको इरिटेट ना करे तो डू वन थिंग, इसको अभी के लिए हटा दो, ठीक है, इसको अभी के लिए यहां से हटा दो, क्योंकि मुझे तो सर डी मैक्सिमम चाहिए था। अब आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, क्योंकि मैंने कहा अगर ये मैक्सिमम हुआ तो हमारे पास वो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसको तो हम ऐसे ही मिटा लेते हैं। अच्छा ये वाली लाइन है ना, फिर ठीक है, कोई नहीं। सवाल मेरा अगर ये बन गया तो कोई पाप थोड़ना है। ये वाला लेंथ हमारे पास कितना है, ये डी कॉस थीटा है, ये वाला लेंथ है डी साइन थीटा, हाँ या ना। तो हमारे पास मैक्सिमम रेंज करने के लिए सवाल को हम लोगों ने अपना इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास मैक्सिमम रेंज करने के लिए क्या कह सकते हैं हम, फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज क्या मैं कह सकता हूं कि फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ग्राउंड के लेवल से जो हाइट ऑफ होल है दैट शुड बी इक्वल टू टोटल हाइट h प्लस डी साइन थीटा, टोटल हाइट का आधा होना चाहिए। भाई मैक्सिमम रेंज कब आती है, ग्राउंड से जब ये टोटल हाइट का आधा हो जाए हमारे पास। तो मैंने कहा टोटल हाइट कितनी है, h प्लस डी साइन थीटा, उसका आधा, और ये हमारे पास कितना आएगा, h प्लस डी साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए सर, h प्लस डी साइन थीटा डिवाइड बाय 2। इसको आप इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री एंड ऑल मैक्सिमम मिनिमा से जाओगे तो वो और लेंदी हो जाएगा। तो मैं फ्लूइड्स के कंसेप्ट्स को थोड़ा सा यूज करूंगा। अब ये मत बोलना सर ये मैकेनिक्स है, इसमें फ्लूइड्स मैंने पढ़ी नहीं। बेटा तू एडवांस की तैयारी कर रहा है, ये करना पड़ेगा। मिक्सचर ऑफ द क्वेश्चंस हमारे पास होंगे। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2h प्लस 2d साइन थीटा दैट इज इक्वल टू h प्लस डी साइन थीटा, हाँ सर। तो इसको इधर ले जाते हैं तो 2h, हाइट हमारे पास क्या आनी चाहिए सर, हाइट आएगी h माइनस डी साइन थीटा, है ना। हमारे पास h की वैल्यू आएगी, ये इधर जाएगा, डिवाइड बाय 2। ये ऐसी हाइट है, हाइट एट विच होल शुड बी मेड, होल शुड बी मेड फॉर मैक्सिमम रेंज। रेंज अगर मैक्सिमम है तो हमें ये है। तो क्या हमें सवाल में ये पूछा गया है कि हम होल किधर बनाए, नहीं, हमें सीधे मैक्सिमम रेंज पूछी है। तो रेंज मैक्सिमम हमारे पास क्या होगा सर, रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू द हाइट। तो ये कितना है, h प्लस डी साइन थीटा। ये हमारे पास रेंज मैक्सिमम आ रही है। तो हमारे लिए यही आएगा ना, हमारे लिए रेंज हमारे पास h के बराबर होएगा, ठीक है। तो दैट शुड बी इक्वल टू h प्लस डी साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग यहां से किसके टर्म में हमें लाना है, एक बार ये देख लेते हैं। कैपिटल H कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म में हमें यहां पर लाना है, ठीक है। तो हम लोग स्मॉल h बाय 2 ये कर सकते हैं, ठीक है। रेंज जो हमारे पास मैक्सिमम होएगी दैट शुड बी इक्वल टू h प्लस डी साइन थीटा। और इस वाले ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम रेंज h डिवाइडेड बाय ये आ रहा है। रुको, इस फॉर्म में हम लोग लाने की कोशिश करें तो हमारे लिए d को, लेकिन अगर हम लोग स्मॉल h की बात करें, नहीं, ये गड़बड़ हुई ना, क्या हो रहा है ये, हाँ देखो, हम लोगों ने ये बात करी थी कि हमारे लिए
ग्राउंड लेवल से अगर हम लोग बात करें तो ग्राउंड लेवल से ये कितना दूर जाकर के गिरता है? ग्राउंड लेवल से ये उतना दूर जाकर के गिरेगा जितना हमारे पास कंटेनर की हमारे पास हाइट, जहां तक हमारे पास लिक्विड का ग्राउंड से पानी भरा हुआ है, यहां तक का हमारे पास भरा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर बात करें कि ये यहां पर है तो कंटेनर में तो हमारे पास हाँ यही आएगा यार, H प्लस डी साइन थीटा, H प्लस डी साइन थीटा, यही हमारे पास आएगा। दैट इज इक्वल टू इसका हमारे पास आर मैक्स हम लोग डी कॉस थीटा रख लें, ये भी रख सकते हैं उस फॉर्म में लाना, क्योंकि हमें डी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और यही हमारे पास रेंज है उस एंगल के लिए। तो क्या मैं इसको अगर डी कॉस थीटा लिख दूं तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, है ना? हम लोग उस हाइट की बात कर रहे हैं जब यही इसकी रेंज है और यही हमें मैक्सिमम करना है, तो ये डी मैक्सिमम ये भी होगा और डी मैक्सिमम ये भी होगा। तो अगर हम लोग डी मैक्स की बात करें तो यहां से कितना आएगा बेटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एच, और डी मैक्स की अगर हम लोग बात करें जो बन रहा है दैट इज एच डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या कोई ऑप्शन है? टेन थीटा डी मैक्स एच डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो ये तो हमारा मैच हो गया कि मैक्सिमम रेंज हमारे पास क्या रहेगी, ये रहेगी। अब बात ये है कि एंगल हमारे पास क्या होना चाहिए, अब ये सोचना पड़ेगा। ये हमारे पास डी था, ठीक है, ये एंगल हमारे पास थीटा है। अब हमारे लिए एंगल कैसे सोचें? भाई देखो, जो भी ऑरिफिस बोलो या होल बोलो, वो इस हाइट से तो ऊपर ही होना चाहिए, है ना? तो हाइट ऑफ, मैं ये लिख सकता हूं, हाइट ऑफ होल फ्रॉम ग्राउंड दैट शुड बी ग्रेटर देन डी साइन थीटा। ये तो हमारे पास होना ही चाहिए। एंड हाइट है हमारे पास कितनी, अगर हम लोग देखें तो हमारे लिए जो हाइट आ रही है दैट इज, ठीक है, हमारे लिए दैट विल बी इक्वल टू एच प्लस डी साइन थीटा, जो ग्राउंड से हमारे पास आ रही है, ठीक है, दैट इज एच प्लस डी साइन थीटा, ठीक है, एच प्लस डी साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन डी साइन थीटा, है ना? इस ऑरिफिस को आप इससे नीचे तो बना नहीं सकते, ये जो भी आपका होल है आप उसको यहां तो बना नहीं सकते, तो ये जो भी आपकी हाइट है वो डी साइन थीटा से तो ज्यादा आनी चाहिए, है ना? तो हमारे लिए जो भी अब हाइट आ रही है दैट हाइट शुड बी ग्रेटर देन डी साइन थीटा। अब हम लोग यहां पर अगर इसको ऐसा रख लें, ठीक है, तो ये h, ठीक है, माइनस डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये वाली हाइट थी हमारे पास, h माइनस डी साइन थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस डी साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन डी साइन थीटा। ये आ गया। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं और डिवाइड बाय 2 अलग ले ले, तो h बाय 2 माइनस डी बाय 2 साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन डी साइन थीटा। हाँ सर, और ये हमारे पास हो जाएगा h बाय 2 प्लस डी बाय 2 साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन डी साइन थीटा। इसको इधर ले चलते हैं, h बाय 2 हमारे पास प्लस या शुड बी ग्रेटर देन 3d बाय 2, नहीं हमारे पास d बाय 2 साइन थीटा, ठीक है, ये और ये चला गया, h शुड बी ग्रेटर देन हमारे पास d साइन थीटा की कंडीशन बनी, और कैपिटल H हम लोगों ने यहां पर निकाला भी है, ठीक है। मैं मैक्सिमम d के टर्म में लिखूं तो d इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, d इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये वाली वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन d साइन थीटा। तो d और d को हटा सकते हैं,
तो कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन 2 साइन थीटा, और अगर मैं यहां पे देखूं तो 1/2 शुड बी ग्रेटर देन tan थीटा। ये हमारे पास कंडीशन आ रही है ना, 1/2 ग्रेटर देन tan थीटा। तो हमारे पास 1/2 ग्रेटर देन tan थीटा, तो चलो ये हमारे पास हो गया। अगर ऑप्शन कुछ और होता तो हम लोग इसको और अच्छे से पकड़ लेते, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, अब मैं इसको दोबारा बता रहा हूं, ध्यान समझो कि जब होल ग्राउंड से h/2 पर होएगा, h/2 पर होगा, टोटल हाइट का h/2 पर होगा, तब रेंज मैक्सिमम होगी और इतनी ही होगी। तो हम लोगों ने कहा कि जब यार ये वाला लेंथ मैक्सिमम होगा तो d भी हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने सबसे कहा कि हाइट हमारे पास क्या होनी चाहिए, जहां पर आप होल को करें तो h प्लस डी साइन थीटा का आधा हमारे पास होना चाहिए, और वो हाइट होगी h प्लस डी साइन थीटा के बराबर। तो हाइट किधर हमें होना चाहिए, h माइनस डी साइन थीटा बाई 2। फिर उसके बाद जो रेंज होगी वो h प्लस डी साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। तो मैंने यहां पर कहा कि भाई यही जो रेंज मैक्स जो आप कह रहे हो वो d cos थीटा के बराबर है, d और h के टर्म्स में चाहिए, तो मैंने इसको इधर ले आया, तो हमारे पास d मैक्स आ गया h बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारे पास मैक्सिमम आया। अब दूसरी बात, अगर आप यहां पर देखें तो हाइट ऑफ द होल फ्रॉम द ग्राउंड, हमें कंडीशन क्या हो सकती है कि ये जो भी आप होल बना रहे हैं वो इस वाली हाइट से तो ऊपर ही होना चाहिए, तो दैट मींस h प्लस डी साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन हमारे पास d साइन थीटा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमारे लिए ये d साइन थीटा हमारे पास हट जाए, h शुड बी ग्रेटर देन 0, तो मैंने इस h को इसके टर्म में रखा और इसको सॉल्व करा, और फाइनली h को भी d के टर्म में रख करके सॉल्व करा, तो हाफ शुड बी ग्रेटर देन tan थीटा। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पे मैच कर रहा है, ठीक है। अब इसमें इनइक्वालिटी अगर अलग होती, लेस देन और हाफ वो ग्रेटर, तो आप आसानी से इसके ऑप्शन को ढूंढ भी सकते थे। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्म स्फेयर हमारे पास ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस r इक्वल टू √7। एक यूनिफॉर्म स्फेयर है पहली बात, ठीक है, तो सॉलिड ही लेकर के चलेंगे, ठीक है। हमारे पास ऑफ मास 10 kg उन्होंने दे दिया है, और रेडियस की वैल्यू √7 मीटर दे दिया है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, रोटेटिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब ध्यान से समझना है इसमें कैसे हो रहा है। जैसे मान लो कि आपके पास इस टाइप की एक बॉल है और एक रॉड है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे घुमा रहे, तो ये बॉल हमारे पास जो ये वाली बॉल है वो गोल 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 घूम रही है, ठीक है, हमारे पास गोल गोल घूम रही है। जैसे आप ये समझिए कि आपके पास ना कुछ ऐसा है, ठीक है, रियल लाइफ में आपने देखा हो कहीं ऐसा है, ऐसा समझिए एक चक्री है, ठीक है, जो हमारे पास ग्राउंड पर हमारे पास ये ऐसा है, मतलब एक रॉड मान लीजिए और यहां पर आप व्हील मान लीजिए, व्हील, ठीक है। अब मैं उसको रख करके इसको गोल 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 घुमा रहा हूं, तो ये हमारे पास ऐसे भी घूम रहा है ना, क्योंकि ये इस पे रोलिंग कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग हो रही है, और ये इस एक्सिस के अबाउट भी हमारे पास घूम रहा है। दो मोशन हो रहे हैं हमारे पास, एक ऐसे, ये ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहा है। पहले देखो, एक सिर्फ ये वाला एक्सिस होता तो ये यहीं घूम रहा होता, ठीक है, मेरा हाथ हमेशा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता, लेकिन ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करके ऐसे जा रहा है, तो क्या मेरा हाथ में भी रोटेशन आया है? हाँ। क्या मेरा उंगली भी रोटेट कर रही है? हाँ। तो बेसिकली दो रोटेशन हमारे पास सेंस आ रहे हैं यहां पर। तो इन्होंने कहा है यूनिफॉर्म स्फीयर। अब मैं वहां पे डिस्क कह रहा हूं, आप वहां पे स्फीयर मान के चलेंगे, of mass 10 kg and radius इतना, rolls without slipping over a horizontal plane, rotating about a horizontal axis OA। ये आपकी एक horizontal axis है, ठीक है। In the process the center of the sphere moves with velocity। ये कितनी स्पीड से जा रहा है बेटा, 1 मीटर पर सेकंड की हमारे पास यहां पर स्पीड से जा रहा है along a circle of radius। ये कितने रेडियस पर है हमारे पास, रेडियस की वैल्यू है 4 मीटर, ठीक है। Then the kinetic energy of the sphere is। अब हमारे पास यहां पर आपको काइनेटिक एनर्जी बेसिकली यहां पर बतानी है, ठीक है। अब पहली बात, रोटेटिंग बॉडी की हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी कैसे, सोचिए, पहले फॉर्मूला सोचिए। मैं पहले थोड़ा सा डायग्राम बनाने की ना कोशिश करता हूं कि ये हमारे पास है कुछ ऐसे, ठीक है, और यहां पर है हमारे पास एक बॉल, कुछ इस प्रकार से,
और यहां पर है हमारे पास सरफेस। यहां पर है हमारे पास एक सरफेस, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ आर रेडियस, अब देखने में थोड़ा सा एंगल पर लग रहा है लेकिन आप समझ जाना, ये हमारे पास कुछ आर रेडियस पर ऐसे चक्कर काट रहा है। दिस रेडियस इज इक्वल टू आर इक्वल टू 4 मीटर्स, ये दे रखा है, हाँ। और v की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड है। और रेडियस ऑफ दिस स्फीयर भी हमें दे रखा है बेटा, दैट रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल टू √7 एंड 10 kg। ये है √7 और मास है 10 kg, ठीक है। अब कैसे करें? तो यार ये प्योर रोटेटिंग हमारे पास बॉडी हो रही है, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो क्या आप यहां पर कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पहले तो इसका देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में सोचिए। सर ये तो सॉलिड स्फीयर लेना है, तो सॉलिड स्फीयर की किसी भी एक्सिस की अगर आप बात करें, इस वाली एक्सिस की बात करें, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास घूम रहा है, ऐसे हमारे पास घूम रहा है, और इस वाली एक्सिस की अगर आप बात करें, क्योंकि ये इस वाली एक्सिस के अबाउट भी कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसे घूम रहा होगा, तो ये दोनों ही डायमेट्रिकल एक्सिस है हमारे पास, हाँ। तो डायमेट्रिकल एक्सिस में जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट इज 2/5 ऑफ mr का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 2/5, मास की वैल्यू है 10 और √7 का हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू 2/5, ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, तो 7 4 28, ये आ गया। अब आप ध्यान से समझिए, इसके पास दो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो काइनेटिक एनर्जी जो मेरे को टोटल निकालनी है, क्या आप ये समझ पा रहे हैं, दैट इज हाफ आई। अब इसके बाद 2 ओमेगा हो गए, एक ये बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही है, अगर मान लो मैं इसको फिक्स करूं और ये स्मूथ सरफेस पे ऐसे ऐसे घूम रही होती, तो क्या इसके पास एक ओमेगा ये होता, हाँ। और दूसरी बात, ये सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे भी है, 2 रोटेशन हो रहे हैं, तो ω2 ऐसे, तो ये एक्सिस को मैं यहां पर ω2 कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। एंगुलर वेलोसिटी ये अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है, ये ऐसे भी मूव कर रही है ना। अगर यही बॉडी अगर आप कहते कि सर ये यहां पर ऐसे घूम रही है ω2 से, तो आप इसका ω2 मानते हैं, राइट। और दूसरी चीज, ये हमारे पास इस वाली एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है। अब कैसे करें? तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी आपकी आएगी हाफ आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम रहेगा, ω1 का स्क्वायर एक होगा प्लस हाफ आई ω2 का स्क्वायर होगा, तो ये 28 डिवाइड बाय 2 ω1 का स्क्वायर प्लस ω2 का स्क्वायर। अब बात आई कि सर ω1 ω2 हम लोग निकाले कैसे, सारे बच्चे हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे लिए प्योर रोलिंग हो रही है, तो ये वाला इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर मैं मानूं तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट शुड बी इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास कितना है 1, आई थिंक 1 से जा रहा है, हाँ 1, और इसका रेडियस कितना है √7, स्फीयर का रेडियस लूंगा √7 इंटू ओमेगा ऑफ 1, तो ω1 मैं यहां से अगर निकालूं तो ω1 हमारे पास कितना आ रहा होगा बेटा, दैट ω1 विल बी इक्वल टू 1/√7, यस, ω1 आ गया। ω2 आप कैसे निकालेंगे? ω2 अगर आपको निकालना है तो आप ये कह सकते हैं कि यही एक सर्कुलर ट्रैक पर जो हमारे पास ये चल रहा है, ठीक है, जो ये सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, दैट v इक्वल टू r ω2 होना चाहिए, v इक्वल टू r कैपिटल R ω2, हाँ इसमें ना स्मॉल r रख लें, ठीक है, क्योंकि फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। रेडियस, हाँ स्मॉल r, ठीक है, तो ये कैपिटल R हो गया। तो v की बात करेंगे 1 इज इक्वल टू 4 इंटू ω2, तो ω2 हमारे पास दैट शुड बी इक्वल टू 1/4, ये आ गया हमारे पास, राइट। तो बस आपको जो काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 14
इंटू ओमेगा 1 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 1/7 हो गया, प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर करेंगे 1/16 हमारे पास हो गया। ठीक है, अब आप यहां पर एलसीएम लेना चाहें तो ये हमारे पास 16 और 7 अगर आप देखें तो 23 है ना, हमारे पास 16 और 7 23 डिवाइड बाय 7 इंटू 16 हो गया। कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार हम लोग यहां पर, तो ये 14 इंटू हमारे पास 23 डिवाइड बाय हमारे पास डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 16 दैट इज 2 पॉइंट, हमारे पास ये आ जाएगा 2.875। ठीक है, तो हमारे लिए यहां पर जो ऑप्शन आ रहा है 63 डिवाइड बाय 8 अगर हम लोग देखें तो ये 7.8 है, और 73 डिवाइड बाय 8 अगर हम लोग देखें 9.1 है। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई क्या? फाइंड द काइनेटिक, अच्छा ओके 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 ओके, ये काइनेटिक एनर्जी मैंने सिर्फ रोटेशनल वाले सेंस से निकाली है। ठीक है, रोटेशनल, तो अब ट्रांसलेशनल भी तो हमारे पास होगी ना। काइनेटिक एनर्जी टोटल की अगर आप बात करोगे, ठीक है, मैं रोटेशनल का सोच रहा था कि सिर्फ रोटेशन का, तो ट्रांसलेशनल भी होगा प्लस रोटेशनल भी होगा। यस, मुझे लगा सिर्फ रोटेशन वाला बताना है। ठीक है, तो ये जो आपकी टोटल है दैट इज ओनली फॉर रोटेशन। ट्रांसलेशन में अगर आप देखें तो ये आएगा बेटा हाफ इंटू मास, हमारे पास कितना है, मास इज 10 इंटू वी का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 5। तो जो टोटल एनर्जी आपकी आएगी दैट इज 7.8 के आसपास, 7.5 के आसपास हमारे पास आनी चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन कितना आ रहा था, 63 डिवाइड बाय 8, ठीक है, 7.875। ओके, मुझे लगा कि सिर्फ रोटेशन पूछा है, तो ये वाला आपका ए ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्लियर है क्या? तो दो सेंस को आपको देखना है, सिर्फ ये नहीं कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करा। ठीक है, हमारे पास दो सेंस ऑफ रोटेशन रहेंगे, तो उनके हिसाब से हम लोगों ने इसको जोड़ दिया है। ठीक है, टोटल पूछा था तो हमारे पास रोलिंग बॉडी, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें रोटेशन भी दो सेंस के हैं, तो दोनों को हम लोगों ने देखा है। मेरे को था कि सिर्फ रोटेशन का है, लेकिन टोटल पूछा हुआ है। ठीक है, चलो अच्छी बात है कि ऑप्शन मैच नहीं हुआ। ठीक है, चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इन अ फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस बोले तो बेटा कि आप यहां पर ग्रेविटी को बात नहीं कर रहे। ठीक है, अ शेल इज फ्लाइंग टुवर्ड्स अ लार्ज प्लेन सरफेस विद अ स्पीड u परपेंडिकुलर टू द सरफेस. When it is at a distance L from the surface, it explodes into infinitely large number of fragments. Speed of each fragment relative to the mass center is v. ठीक है, आई थिंक सो ये शायद या तो ये एरोडो में है या फिर ये पाथफाइंडर, कहीं ना कहीं है ये सवाल, अच्छा सवाल है। स्पीड ऑफ ईच फ्रेगमेंट रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, ये क्या दे रखा है भाई, इसको जरा ध्यान से समझो। एक हमारे पास ये समझो कि बॉम्ब है, हमारे पास बॉम्ब जा रहा है कितनी स्पीड से, हमारे पास विद स्पीड यू। एक बॉम्ब जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक स्क्रीन है, बॉम्ब हमारे पास जा रहा है इस तरीके से यू स्पीड से। अब ये जैसी एल डिस्टेंस पर आता है तो ये एक्सप्लोड कर जाता है, फट जाता है। अब जब बॉम्ब फटेगा तो उसमें से तो बहुत सारे पार्टिकल्स निकलेंगे, तो इन्होंने कहा इनटू इन्फिनाइटली लार्ज नंबर, बहुत सारे पार्टिकल्स हमारे पास निकले ऑफ फ्रेगमेंट। स्पीड ऑफ ईच फ्रेगमेंट रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास इज वी। ये कौन सी स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ध्यान सुनना, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास v दे रखा है, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में अगर आप देखूं तो u दे रखा है ना। सर u तो बॉडी का था, अरे पूरी बॉम्ब जाएगा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी वही हुई है ना। इफ द रेडियस ऑफ द प्लेन सरफेस इन विच ऑल द फ्रेगमेंट स्ट्राइक्स द सरफेस इज दिस, तो हमें बताना है कि हमारे पास वो ऐसा है, तो λ1 λ2 की वैल्यू बतानी, मल्टीपल करेक्ट में हमारे पास आंसर आएगा। सवाल ओवरऑल क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक स्क्रीन थी, बॉम्ब आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और ये यहां पर जैसी एल डिस्टेंस की दूरी पर आया ये फट गया, तो बहुत सारे पार्टिकल निकले, इधर 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 बहुत सारे पार्टिकल निकले। अब ये ग्रेविटी होती तो क्या होता बेटा, ग्रेविटी होती तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं फटने के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास आते, लेकिन ग्रेविटी है ही नहीं, तो मतलब जैसे ही एक्सप्लोड करेगा सारे के पार्टिकल्स की जो भी वेलोसिटी है वो सीधे सीधे जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो भी पार्टिकल जा करके स्क्रीन को टकरा रहे हैं, ठीक है, तो ये इस टाइप के एक एरिया में कहीं ना कहीं इस पार्टिकल्स इसके ऊपर टकराएंगे, तो उसका रेडियस बता दीजिए। बात समझ आई?
मैं साइड व्यू या अगर आप देखें तो कुछ ऐसी बात हो रही है। ये हमारे पास यहां पर कहीं ना कहीं वो बॉम्ब है जो यू स्पीड से जा रहा था। जब ये एल डिस्टेंस की दूरी पर है, कितनी दूरी पर? एल डिस्टेंस की दूरी पर है, तब ये एक्सप्लोड कर जाता है। अब इसमें से पार्टिकल्स निकलेंगे। तो ग्राउंड फ्रेम से बैठा हुआ बंदा, उसको v नहीं दिखाई दे रहा है। सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हमारे पास v है। तो एक काम करो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होता है सर? दैट इज vp माइनस vc, ये होता है। तो मैंने कहा ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दैट इज v, है ना, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड फ्रेम से क्या दिखाई दे रहा होगा? माइनस यू वेक्टर। तो ये सर v वेक्टर प्लस u वेक्टर दोनों का समेशन ही वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिख रहा होगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिख रहा होगा। मतलब जो व्यक्ति यहां से देख रहा होगा, इसमें से जो पार्टिकल्स निकले उसको क्या दिखाई देगा? v वेक्टर प्लस u वेक्टर। तो पार्टिकल्स उसको जैसे यहां से फटे हुए दिखे, ऐसे 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 गए, उसको ये v से जाते हुए नहीं दिखाई देंगे। v और u के समेशन, जो भी रिजल्टेंट होगा उनके समेशन से इसमें से पार्टिकल्स इसको निकलते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि ग्रेविटी नहीं है तो ये पार्टिकल्स जाकर के कहीं ना कहीं इसको हिट करेंगे, स्क्रीन को। तो ये जो डिस्टेंस है, इस रेडियस, ये सर्कुलर पार्ट पर कहीं ना कहीं ऐसे हिट करेगा। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये रेडियस हमें कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना है। सवाल समझ आया? दिस रेडियस हैज टू बी कैलकुलेटेड। क्लियर? और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन दी है, v इज लेस देन u। सर व्हाट इफ v इज ग्रेटर देन u, वो भी देख लेंगे। सवाल समझ आया? ये कितने पर हिट करेगा, तो हमें r की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब जरा देखना, जो ये ऑब्जर्वर है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको क्या दिखाई दिया सर? दैट इज v प्लस यू वेक्टर, v प्लस यू वेक्टर। मान लो, ध्यान से देखना, अब ये एनालिटिकल सवाल आपके लिए है कि आप बहुत एनालिसिस के साथ इस चीज को सोचें। ये मेरे पास स्क्रीन थी, ठीक है, ये मेरे पास स्क्रीन है। यहां पर ये जो इसका सेंटर ऑफ मास जा रहा है, ये है हमारे पास u। मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं सो दैट आपको मस्त समझ आए, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जिससे वो जा रहा था u। अब पार्टिकल इसको कैसे दिखाई देंगे सर? v वेक्टर के साथ समेशन। अब ये तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ, अगर तू उसके सेंटर ऑफ मास पे बैठा है, बम पर बैठा है, जैसे ही वो बम फटेगा तेरे को तो पार्टिकल हर डायरेक्शन में दिखाई देंगे। हाँ सर, दैट मीन्स इधर से हमारे पास पार्टिकल्स बहुत सारी डायरेक्शंस में निकले। कितने थे? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सर v v v, ऐसे सर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स निकले। सर ये क्या बना रहे हो? मैंने कहा ये वो पार्टिकल्स की, ठीक है, ये वो पार्टिकल्स की वेलोसिटीज की डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, राइट। तो जो ग्राउंड वाला बंदा है, जो ग्राउंड वाला हमारे पास बंदा है, क्वेश्चन रीड करना है, इन्होंने क्या बोला है? Speed of each fragment relative to center of mass is u, v is less than u if the radius on the plane surface in which all the fragment strikes, जो मैक्सिमम रेडियस है बेसिकली जहां पर ये स्ट्राइक कर रहा है। तो मैक्सिमम रेडियस अगर मेरे को बात करनी है, देखो फॉर एग्जांपल ये u है, ये सारे के सारे v है, ठीक है, सारे के सारे v है। ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर जुड़ेगा तो एक पार्टिकल इसको कैसे जाते हुए दिखाई देगा सर? एक पार्टिकल इनके रिजल्टेंट से कहीं ना कहीं यहां जाते हुए दिखाई देगा, क्योंकि v प्लस यू ही इसको दिखाई दे रहा है। तो u ये है, इधर पार्टिकल फटे, सबकी वेलोसिटी, हर पार्टिकल की वेलोसिटी v है, इन दोनों का जो भी समेशन होगा उस डायरेक्शन में पार्टिकल जाते हुए दिखाई देगा। u प्लस v, एक पार्टिकल ये ऐसे जाते हुए दिखाई देगा, u प्लस v एक पार्टिकल ऐसे जाते हुए दिखाई देगा, u प्लस v एक पार्टिकल ऐसे जाते हुए दिखाई देगा, सेम चीज ऐसे जाते हुए यहां पर दिखाई देगी। तो
क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि जैसे ये फटेगा तो यहां पर v प्लस यू का हमारे पास जो मैक्सिमम, अगर मैं बात करूं, इसके बारे में बात हो रही है कि ये किस रेंज में हमारे पास जाएगा। समझ आई बात? सर अब ये निकाले कैसे? एक काम कर, थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये स्क्रीन थी सर, हाँ, मेरे के लिए ये वाला वेक्टर, ध्यान सुन, ये वाला जो वेक्टर है दैट इज, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, ठीक है, जिससे अब तेरे को समझ आए। दिस इज यू वेक्टर, और मैंने यहां पर एक सर्कल बना लिया। यहां पर मैंने एक सर्कल बना लिया, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमारे पास क्या था? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज u वेक्टर प्लस v वेक्टर था। तो इसी पॉइंट से बहुत सारे तेरे पास क्या है? v वेक्टर है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मैंने एक क्या करा यार, ये सर्कल सेंटर पर नहीं बना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ऐसे होना चाहिए। हाँ, ये 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 ऐसे बहुत सारे पार्टिकल निकले। हाँ सर, अगर मेरे को मैक्सिमम ये किस उस पर जाएगा, तो क्या आप ये बात समझ सकते हैं कि सर जो पार्टिकल u प्लस v ऐसा पार्टिकल हो जो जिसके लिए टेंजेंट कुछ ऐसा बन रहा हो, तो ये हमारे पास मैक्सिमम कंडीशन को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहा होगा। ऐसा पार्टिकल जिसका v कुछ ऐसा हो, समझ रहे हो? कैसा बना? ये हमारे पास u है, और यहां से जो आपका v होगा, क्योंकि u प्लस v से बहुत सारे रिजल्टेंट बनेंगे। जैसे ये वाला पार्टिकल जो गया वो कहां जाकर के गिरेगा सर? वो यहां गिरेगा। ये वाला पार्टिकल u प्लस v कहां जाकर के गिरेगा सर? यहां जाके गिरेगा। u प्लस v ये कहां जाके गिरेगा? यहां तक। तो मैक्सिमम वाला कौन सा होगा सर? मैक्सिमम वाला ये होगा जो बिल्कुल इस सर्कल के लिए कहीं ना कहीं टेंजेंट के जैसे होगा। ये हमारे पास r होगा, ठीक है, ये हमारे लिए r होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये है हमारे पास u, ये है हमारे पास v, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं कुछ ऐसा होगा। अबे यार, हाँ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये सर्कल के लिए टेंजेंट बन जाए, और रेडियस एंड टेंजेंट 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या मैं इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से कहूं तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर मान लो ये एंगल थीटा है, तो आप यहां पे पहली बात तो इसको अगर आप निकालेंगे तो दिस इज u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। हाँ, तो अगर आप यहां से tan थीटा निकाल लें तो tan थीटा दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस v डिवाइडेड बाय अंडर रूट में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। tan थीटा क्यों लिया? क्योंकि इस वाले डायग्राम में आपका थीटा यही वाला तो एंगल यही आपके लिए थीटा एंगल है ना। ये वाला लेंथ आपको कितना दे रखा था सर? ये L दे रखा है, और ये वाला R दे रखा है। हमें R ही निकालना था, तो मैंने कहा एक काम करो, इसी tan थीटा को हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस R बाय L रख लो, और रेडियस की बात आ जाए तो दिस इज VL डिवाइडेड बाय अंडर रूट में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर है क्या हमारे पास? ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर नहीं, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि वो कम होना चाहिए, ठीक है। ये आएगा आपका यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, है ना। तो अब पहले तो एक बार इस सवाल को देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि हमारे पास इसको रिलेट करना है लैम्डा टू वी एल डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ अंडर रूट में, किससे इक्वेट करना है और फिर वैल्यूज निकालनी है, ट्वाइस ऑफ लैम्डा 1 यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, लैम्डा 1 यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से इक्वेट करना है। तो मैंने कहा यार एक पहली बात, इस वाले को
2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो अब ये दिख रहा है मस्त। तो लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है सर? लैम्डा 2 की वैल्यू 2 आ रही है और u का कोफिशिएंट ये लैम्डा 1 की वैल्यू आ रही है 1। तो ये हमारे पास हो गए आंसर। ठीक है, तो लैम्डा 1 इज 1, लैम्डा 2 इज 2। ठीक है, तो लैम्डा 1 इज 1 एंड लैम्डा 2 इज 2। तो आंसर है हमारे पास बी एंड डी। अब आते हैं कि सर ये क्या है, व्हाट इफ v इज नॉट लेस देन। इसी सवाल में एक और चेंज अगर कर दें कि सर v की वैल्यू, ठीक है, हमारे पास v की वैल्यू इज ग्रेटर देन u। इसका मतलब समझ पा रहे हो क्या होने वाला होगा? ये हमारे पास कुछ ऐसा है, ये हमारे पास स्क्रीन थी। ठीक है, अगर आपको अनदर केस मैं ले रहा हूं, ऑल दो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, अनदर केस। अगर v की वैल्यू इज ग्रेटर देन u है, इसका मतलब समझ पा रहे हो कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये u वेक्टर प्लस v वेक्टर तो था ही, लेकिन इस बार v की वैल्यू बड़ी है। दैट मीन्स अगर मान लो कि मेरे पास ये था u, ये था हमारे पास u, तो v वेक्टर कैसा होगा सर? v वेक्टर इससे बड़ा होगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो एक काम करो, कुछ ऐसा बना लो। ठीक है, कुछ ऐसा बना लो। यहां से v आया, यहां से v आया, 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 v, 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 v एंड v। क्योंकि इस बार वो येलो वाले वेक्टर से बड़ा है, तो आपको यहां से समझ आ रहा होगा कि इस बार जरा ध्यान से सुनना, इसमें रिजल्टेंट जब आपने इन दोनों को जोड़ा ना, तो मैक्सिमम वैल्यू वो होगी जो दोनों के, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो मैक्सिमम होता है। तो इस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, मिनिमम वेलोसिटी से जो पार्टिकल जा रहा होगा वो तब भी होगा, मतलब सारे पार्टिकल इसी ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे। ये बात समझ आई कि भाई इसमें मिनिमम वैल्यू सिर्फ इधर से लेके इधर तक होगी, u प्लस वी वेक्टर, u प्लस वी वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो मिनिमम वैल्यू ये हुई, लेकिन पार्टिकल अभी भी इधर ही जाता हुआ दिख रहा होगा ग्राउंड से। हाँ, और ये मिनिमम स्पीड होगा, लेकिन जा किधर रहा है हमारे पास सर? जा तो स्क्रीन की तरफ ही रहा है। मैक्सिमम स्पीड हमारे पास कब होगा सर? ये जब दोनों वेक्टर हमारे पास एक साथ अलाइन हो जाएंगे, तब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये मैक्सिमम स्पीड के साथ जाते हुए दिखाई दे रहा होगा। राइट, जहां पार्टिकल इसी कोन में रहे होंगे, ये बात श्योर हो जाएगी अगर हमारे पास यहां पर v इज लेस देन u है, तो सारे पार्टिकल उस कोन में ही जा रहे होंगे। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन अगर v इज ग्रेटर देन u है, तो क्या आपको यह बात समझ आ रही है कि पार्टिकल बैक ट्रैक भी करेंगे? जब आप u प्लस v वेक्टर कर रहे हो, एक येलो वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, एंड v इज मोर देन u, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर आएगी? इधर। तो मतलब पार्टिकल्स आपको इधर भी जाते हुए दिखाई देंगे, इधर भी जाते हुए दिखाई देंगे, इधर भी जाते हुए दिखाई देंगे। पार्टिकल हर डायरेक्शन में आपको जाते हुए दिखाई देंगे। अब ये सवाल अगर मल्टीपल करेक्ट में आ जाए तो कई सारे बच्चे इसको पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों का समेशन इधर भी दे रहा है। तो मतलब कोई बाहर से बंदा बैठ करके इस चीज को देख रहा होगा तो उसको पार्टिकल इधर भी जाते हुए दिखाई देंगे, इधर 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 हर डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देंगे। दैट मीन्स इफ v is greater than u है, then particle will strike on all points of स्क्रीन के हर एक पॉइंट पर, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है। कुछ बच्चे कह सर ये नीचे ग्रेविटी नहीं है, ये वाला पार्टिकल भी मिलेगा, यहां पर भी जाएगा, हर पॉइंट पर पार्टिकल जा रहे हो। ये मतलब हर डायरेक्शन में फटा है, इस डायरेक्शन में तेजी से जाएंगे, इस डायरेक्शन में धीरे से जाएंगे, लेकिन जाएंगे पार्टिकल हर डायरेक्शन में। तब हमारे पास कंडीशन ये होती। लेकिन इस बार इन्होंने हमें जो कंडीशन दे रखी है दैट इज v इज लेस देन u, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने यहां पर सोचा है। चला जाए आगे, अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन है बेटा, इफ शेप डज एन इलास्टिक स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है जो इलास्टिक है, मतलब थोड़ा सा डिफॉर्म हो सकती है। ठीक है,
हमारे पास इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ मास m टेक्स अप when its two end are fixed to point that are in the same height। हम लोगों ने क्या करा, जैसे आपके घर पे कपड़ा सुखाने के लिए तार टांगी जाती है, तो थोड़ी बहुत तो इलोंगेशन वो भी झेल सकती है। तो हमारे पास एक तार है कुछ इस प्रकार से, ये हमारे पास तार है बेटा, ठीक है, दैट आर एट द सेम हाइट पर रखा है, सेपरेटेड बाय अ मॉडरेट डिस्टेंस। कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, डी डिस्टेंस है। मतलब जैसे हमारे घर में तो एक दीवार और दूसरी दीवार के बीच में टांगते हैं, आप ये समझो कि हमारे पास मॉडरेट डिस्टेंस है और तार हम लोगों ने ऐसे यहां पर इनके बीच में टांग दी है, ठीक है। पहली बात, मॉडरेट डिस्टेंस इन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। और जो इसका कर्व का इक्वेशन आ रहा है, इन्होंने इक्वेशन मेंशन करी है कि वो इस इक्वेशन में है, y इज इक्वल टू, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास ये है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ठीक है, क्योंकि जनरली बच्चे क्वेश्चन से ना भागते हैं, देखते ही कि सर इसकी शक्ल अच्छी नहीं है इसलिए सवाल नहीं कर रहा। अबे शक्ल तो तेरी भी अच्छी नहीं है, तो पढ़ा रहे हैं ना, तू भी कर इसको। तो ये इसका ओरिजिन है, ये हमारे पास धागा है, ठीक है। और जो इसका इक्वेशन दे दिया है, दैट इज y इक्वल टू m की पावर अल्फा, g की पावर बीटा, x की पावर गामा बाय 2fx d की पावर z। d क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है, मास m है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, x जनरल पॉइंट है हमारे पास, fx आई थिंक फोर्स, जो x एक्सिस में किसी भी पॉइंट पर जो आपका यहां पर फोर्स लग रहा है, fx एंड fy वो है हमारे पास। अज्यूमिंग दैट थीटा इज वेरी स्मॉल। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास एक वायर है, आपने उन दोनों पॉइंट्स को ऐसे रख दिया है, ठीक है। अब दोनों पॉइंट को ऐसे रखा है तो वायर कैसी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो एंगल यहां पर बहुत ज्यादा है, एंगल यहां पर तो अगर आप स्लोप देखोगे तो 0 है, ये एंगल फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल है तो बहुत ज्यादा है। हम लोगों ने कोई ऐसा भी कंडीशन नहीं बनाया कि वायर ऐसे रख दी है, नहीं तो अदरवाइज यहां पर अगर आप एंगल देखोगे तो बहुत ज्यादा। इन्होंने कहा है एक तो डिस्टेंस भी कम है, डिस्टेंस भी ज्यादा बड़ा नहीं है, और दूसरी बात एंगल भी हमारे पास कम है। तो दैट मींस कहीं ना कहीं सिचुएशन कुछ ऐसी सी है, दिखाया उन्होंने वैसा है। ये आप और देखो, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे रखोगे तो अब आपका एंगल कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो एक तो इन्होंने बोला है कि अज्यूम दैट, ये हमें अज्यूम रखना है कि हमारे पास जो थीटा है दैट इज वेरी स्मॉल, fx एंड fy आर दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस जो किसी भी पॉइंट पर हमारे पास लग रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमें पहुंचना कहां तक है, हमें इक्वेशन जो हमारे पास कर्व की इक्वेशन तक पहुंचना है, कर्व की इक्वेशन तक पहुंचना है। अब कैसे करें, सबसे पहली बात, ये जो धागा है क्या वो रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम में है। थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूं बेटा सो दैट आपको ये चीज समझ आए, लेकिन आपको भी ये बात याद रखनी है कि जो ये हमारे पास धागा है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये d जो हमारे पास है दैट इज नॉट वेरी बिग क्वांटिटी, ये मॉडरेट डिस्टेंस है। और जो हमारे पास यहां पर ये जो धागा बनाएंगे हम लोग, ठीक है, ये एंगल भी इसका स्मॉल है, ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं सो दैट वी कैन एनालाइज ऐसे, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास क्या थे, यहीं पर हमारे पास ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया बेटा, एंड दिस इज वाई एक्सिस, और यहां पर इन्होंने दे रखा है एंगल थीटा, हमारे पास एफ एक्स एंड एफ वाई, ये है एफ एक्स, ये है एफ वाई, और यहां पर ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है। यही हमें यहां पर दे रखा है, और ये जो पॉइंट है किसी एक्स डिस्टेंस पर है, तो ये एक्स डिस्टेंस किसी भी पॉइंट के लिए है। देखो ये एक्स क्या है, इस पॉइंट के बारे में है, तो ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास है दैट इज एट एनी एक्स। अब आप देखो, क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि अगर मैं सिर्फ, ये इक्विलिब्रियम का सवाल है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे पास जो भी धागा है वो रुका हुआ है। हाँ, इक्विलिब्रियम में आप नेट फोर्स अलोंग एक्स 0 होना चाहिए, नेट फोर्स अलोंग वाई भी 0 होना चाहिए, यस, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्या मैं अगर इतना पार्ट ले लूं, ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट के बारे में बात करूं, जो पार्ट यहां इससे नीचे है, ठीक है,
जो पार्ट यहां इससे नीचे है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि सर यहां पर भी आपका एक fx होगा, यहां पर भी आपका एक fy होगा, सिमिलर टू दिस, क्योंकि सिमेट्रिकल सिस्टम है। पहले तो सोचिए कि सर यहां पर भी आपका fx होगा, यहां पर भी आपका fy होगा। सिर्फ इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं नेट फोर्स अलोंग y शुड बी 0, तो ट्वाइस ऑफ fy किसके बराबर होना चाहिए? वेट ऑफ द वायर, वेट ऑफ स्ट्रिंग के बराबर। क्योंकि बहुत बड़ा एंगल तो है नहीं ना भाई। अगर मान ले मैं तेरे पास कुछ ऐसा बना दूं और मैं कहूं कि ये डिस्टेंस d है, ध्यान सुन, तो तू क्या अप्रोक्सीमेटली ये मान सकता है, उनका है थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ऐसे ही तो होगा ना कहीं, और d भी बहुत बड़ा नहीं है, तो क्या मैं ये मान सकता हूं लेंथ ऑफ द वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन मानने में कोई पाप नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने कोई बहुत बड़ी ब्लंडर चीज अज्यूम कर ली है, नहीं, d और l के बराबर होगा। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ fy शुड बी इक्वल टू, इसका मास कितना, इसका वजन क्या होगा बेटा? तो सर ये लेंथ हमारे पास, आप ये लिख सकते हैं मास ऑफ वायर दैट इज इक्वल टू, मैं ये कह सकता हूं पूरे मास हमें दे रखा है, ठीक है, टोटल मास हमारे पास m है, तो मास ऑफ ग्रीन पार्ट कितना होगा? तो सर मास ऑफ ग्रीन पार्ट होगा मास पर यूनिट लेंथ m/d ले लो, ठीक है, और इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो 2x। समझ आई मैंने क्या करा? मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा? m/d, और इसका ये वाला लेंथ कितना होगा बेटा हमारे पास? दिस लेंथ इज इक्वल टू 2x। हमें इसका वजन चाहिए, तो ये आएगा, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 2mgx डिवाइडेड बाई d। तो 2 और 2 उड़ा दिया, fy की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? mgx बाई d। मुझे किसी तरीके से कहां पहुंचना है? मुझे y और x का फंक्शन चाहिए, y और x का फंक्शन चाहिए। क्या आपको यह बात समझ आ रही है कि बेटा हमारे पास जो नेट फोर्स होगा वो इसी के टेंजेंट के अलोंग होगा, इसको रोकने वाला। अगर तूने चेन को यहां से पकड़ रखा है, क्या तू x में फोर्स लगाएगा, सिर्फ ऐसे फोर्स लगाएगा? नहीं सर, ऐसे भी लगाना पड़ेगा वजन संभालने के लिए। हाँ, तो रिजल्टेंट फोर्स तेरा कहां आएगा? बिल्कुल टेंजेंट टू द वायर आएगा। तो क्या मैं यहां पर इसी वाले को डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय fx दोनों साइड से, तो ये क्या आ जाएगा? fy डिवाइडेड बाय fx दैट इज इक्वल टू mgx डिवाइडेड बाय fx इंटू d, ऐसे लिख सकता हूं। ये जो fy बाय fx होगा, क्या ये ही आपके लिए tan थीटा दिखाई दे रहा है? इसको जो आपने वायर को पकड़ा होगा तो फोर्स तो ऐसे लगाओगे ना यार, तुम अपने हाथ में चेन पकड़ना, तुम चेन में सिर्फ ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे हो, तुम चेन में सिर्फ ऐसे फोर्स, तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स एंगल पर होगा अलोंग दी हमारे पास वायर। तो tan थीटा ही तो dy बाई dx भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इस कर्व की बात करूं, जब ये कर्व की बात आ रही है, इसको मैं dy बाई dx भी तो लिख सकता हूं। हाँ या ना? यस सर। तो मेरे को y और x के रिलेशन में जाना था, तो मेरे पास कहीं ना कहीं फोर्स एनालिसिस को मैं सीधे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करके ले पहुंच गया हूं। जरा देखना, इस dx को इधर लिख लेते हैं, तो हमारे पास dy, इसको मैं यहां से यहां सॉल्व कर रहा हूं, dy इज इक्वल टू mg x dx डिवाइडेड बाय dfx, या fx d लिखता हूं, नहीं तो कुछ बच्चे को लगता है स्मॉल fx है, fx इंटू d, राइट। इसको इंटीग्रेट कर दो, तो y इज इक्वल टू mg बाय 2 fx इंटू d एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, और ये ओरिजिन अगर आप मानोगे तो एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 है, तो कांस्टेंट 0 है, तो जो फंक्शन बना है दैट इज इक्वल टू mgx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2fx इंटू डी। ये जो आपकी चेन होगी वो इस पैराबोलिक आप बोले फंक्शन के ऊपर होगी। तो अगर हम लोग यहां से इसको मैनेज करें कि हमें तो अल्फा
हमें फाइंड अल्फा चाहिए था, तो जो इक्वेशन आई है दैट इज कितना आया भाई, mg x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी, 2 आ रहा है हमारा, हाँ 2fxd। ऑल्दो इन्होंने अल्फा पूछा है लेकिन हम सारी चीजें निकाल देते हैं, अल्फा बीटा गामा फिर दे रहेगा, तो अल्फा की वैल्यू आपको 1 मिलेगी बेटा, जी की पावर बीटा है तो बीटा की पावर आपको 1 मिलेगी बेटा, बीटा की वैल्यू 1 मिलेगी, गामा की वैल्यू आपको 2 मिल रही है, ठीक है, एफ एक्स और डी जेड की वैल्यू आपको 1 मिल रही है। तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली। अब वैसे तो इन्होंने सिर्फ फाइंड अल्फा पूछा है, लेकिन अगर मान लो अल्फा प्लस बीटा बताओ या अल्फा बाय बीटा, ये सारी चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आपका ये लॉज ऑफ मोशन के क्लास में भी ऐसा आपको चेन प्रॉब्लम में बताया जाता है। जनरली अगर आप लोग नोट्स खोलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ये सवाल, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली ये सवाल नहीं मिलेगा, उसमें फोर्स एनालिसिस और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को बताया जाता है, ठीक है। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज एट रेस्ट एट अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ मास ऑफ 2 मूविंग डिस्क। दो डिस्क हैं हमारे पास m और m, स्मॉल m, उसका मास कैपिटल m है, रेडियस दोनों तीनों का सेम है। इट्स लाइक कैरम बोर्ड, रानी यहां पर है, मतलब ये समझ लो 2 गोटियां हैं, आपने स्ट्राइकर से उसको हिट करना है, वैसे जैसे बिल्कुल बीच में जाकर के हिट होता है, लेकिन इस बार ये दोनों मूव कर रहे हैं, इसको हिट करेंगे, ठीक है। द 2 मूविंग डिस्क कोलाइड टोटली इलास्टिकली, ठीक है भाई, इलास्टिकली बोले तो आपका E की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, विद द थर्ड वन विच इज एट रेस्ट, तो ये हमें कहीं ना कहीं रेस्ट पर दे रखा है। देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द रिम्स ऑफ द डिस्क, मतलब कहीं फिर फ्रिक्शन नहीं लेना है। द मास, द रेशियो ऑफ m बाय m इज 3, मतलब अगर आप देखें तो m की वैल्यू 3m है ना, इसका अगर इन दोनों का मास mm है तो इसको 3m आप ले सकते हैं। देन विच ऑफ द ऑप्शन इज और आर करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट में हमारे पास है। आफ्टर द कोलिजन द 2 डिस्क ऑफ मास m मूव परपेंडिकुलर टू देयर इनिशियल वेलोसिटी, ये कह रहे हैं कि जैसे ये दोनों जाकर के टकराएंगी तो ये दोनों इधर चली जाएंगी और ये इधर चला जाएगा, ये बोला है। दूसरी चीज हमारे पास दिया है, आफ्टर द कोलिजन द 2 डिस्क ऑफ मास m मूव एट 45 डिग्री टू देयर इनिशियल वेलोसिटी, इन्होंने कहा है कि ये दोनों जा करके ये दोनों 45 डिग्री पर चले जाएंगी और फिर ये इधर चला जाएगा, ठीक है। हमारे पास फाइंड द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m की वेलोसिटी v/√3 होगी, एंड आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इज 2v/3। तो हमें दोनों की स्पीड भी निकालनी है और ये भी देखना है कि वो जाएंगे किधर, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये बात तो समझ आ गई कि हमारे पास एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, और बिल्कुल बीच में हमारे पास यहां पर एक बॉडी है, बिल्कुल बीच में हमारे पास यहां पर एक बॉडी है। कुछ ऐसी हमारे पास कहानी है। इसका मास है हमारे पास कैपिटल M, इसका मास है स्मॉल m, इसका मास है स्मॉल m, रेडियस सभी के हमारे पास सेम है। ये हमारे पास कितनी स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों v और v से जा रहे हैं, वो रेस्ट पर है, ठीक है भाई। ये हमारे पास v से जा रहे हैं, ये v से जा रहे हैं, और ये हमारे पास रेस्ट पर है, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे करें। तो देखो, पहली बात तो यह है कि हमें यह बताना कि ये जा किधर रही है ना, और दूसरी बात कि हमें वेलोसिटीज की बात करनी। तो अब इसमें हमें ऑब्लिक कोलिजन क्लास में अगर आप देखें तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो आप लोगों ने पढ़ा है, अब जिसको ये चीज नहीं पता ये सवाल नहीं होगा, सीरियसली बता रहा हूं, आप इस सवाल में खो जाओगे। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो सर हमें पता है, सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। अरे पगले, अब तो ये ऑब्लिक कोलिजन होगा, है ना, तो कौन सी वेलोसिटीज लेगा, याद रखना हमेशा अलोंग LOI, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट ही आपको लेनी होती हैं ये वेलोसिटीज, ठीक है। अब देखो, कोलिजन होने के बाद ये हमारे पास है इनिशियल सिनेरियो, मैं इसको थोड़ा साइड करता हूं, ठीक है, और इसी का एक मान लेते हैं कुछ फाइनल सिनेरियो यहां ले लेते हैं, ठीक है। ये जाकर के यहां टकराया, ये जाकर के यहां टकराया, ठीक है।
ये हमारे पास जाकर के कुछ ऐसे हमारे पास टकरा गए। क्लियर? अब मेरे को एक बात ये तुम्हें सोचना है, सर कोलिजन होने के बाद हमें नहीं पता है किधर जाएगा, तो तुम्हें इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे और ऐसे लेनी पड़ेगी, है ना? तो यहां पर आप जनरली ले कि भाई एक एंगल अल्फा और एक एंगल अल्फा। सर दोनों साइड एंगल सेम क्यों लेने हैं हमें? क्योंकि भाई देखो वाई एक्सिस में कोई मोमेंटम है क्या इनिशियली? नहीं। दोनों का मोमेंटम हमारे पास एक्स एक्सिस में है, तो वाई एक्सिस में नहीं होना चाहिए। इसका भी मास हमारे पास स्मॉल एम है, इसका भी मास हमारे पास स्मॉल एम है। तो अगर इनिशियल मोमेंटम हमारे पास पूरे सिस्टम में वाई एक्सिस में नहीं है, तो क्या वाई एक्सिस में फाइनली होगा? नहीं। तो अगर तूने यहां पे एक θ1 और θ2 ले लिया, ध्यान से सुन मेरी बात, अगर तूने मान ले यहां पर θ1 और θ2 तूने ले लिया, ठीक है, तो वाई एक्सिस में मोमेंटम तेरा आ जाएगा, राइट? क्योंकि यहां पर मोमेंटम क्या होगा सर, एम मान ले अल्फा 1 और अल्फा 2 है, तो ये आएगा तेरा एम वी, एक तो स्पीड हमें नहीं पता अभी के लिए, ठीक है, हमारे पास एम वी वन कॉस अल्फा 1 और एम वी टू कॉस अल्फा 2। अब तू बहुत अच्छा थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन, मतलब अप्रोक्सीमेशन नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा सिमेट्रिकली कि सर ये दोनों एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, तो दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल आइडेंटिकली इसको हिट कर रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा और कुछ नहीं है, आइडेंटिकली इन दोनों को हिट कर रहे हैं, तो दोनों की स्पीड सेम हुई, स्पीड सेम हुई तो अल्फा सेम हुआ, राइट? या तो तू ऐसा सोच। लेकिन मैंने कहा यार एक काम कर, दो ही तो केस है ना हमारे पास, मैं एंगल के बारे में क्यों सोचूं? एक है हमारे पास, इन्होंने कहा है कि ये एक परपेंडिकुलरली जा रहा है और एक 45 डिग्री पर जा रहा है। हमें चेक क्या करना है, कोलिजन होने के बाद या तो ये परपेंडिकुलर जाएंगे या 45 डिग्री पर जाएंगे, ठीक है? तो हम दो केसेस को ही सॉल्व करते हैं, ठीक है? अब मैं अप्रोच ये ले रहा हूं कि मैं अपना वेरिएबल नहीं बढ़ा रहा, मैं मान लेता हूं, मैं डायरेक्टली ये मान रहा हूं कि भाई 90 डिग्री पर जा रहे हैं। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपना वेरिएबल नहीं बढ़ा रहा, मैंने कहा कि ऑप्शन 1 को चेक कर रहा हूं मैं कि अगर, ठीक है, ऑप्शन 1 हमारे पास ये दोनों इधर जा रहे हैं, ठीक है, ये V और V से आ रहे थे, तो मान लो कि ये हमारे पास इस टाइप से V2 से जा रहा है, ठीक है, और दोनों सिमेट्रिकली इधर हमारे पास V1 और V1 से जा रहे हैं। मान ही लिया मैंने, ठीक है, कि जैसा आप बोल रहे हैं वैसे मान लेता हूं, और अभी मैं कैपिटल M के टर्म में चलता हूं, ठीक है? देखते हैं हम लोग कैसे इसको अप्रोच कर पाएंगे। तो अगर आप यहां पर नोटिस करें तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग x हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? तो सर इनिशियल मोमेंटम अलोंग x आ रहा है 2mv। मैंने कहा फाइनल मोमेंटम अलोंग x क्या होगा? तो सर देखो ये mv1 और mv1 तो कट गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू कैपिटल M हमारे पास v2 बना। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तो 2mv इज इक्वल टू mv2 आप यहां पर इक्वेशन बना सकते हैं पूरे सिस्टम की। हाँ सर ये तो बना सकते हैं, ठीक है सर, कैपिटल M 3m के बराबर। अभी रुक जा, मैं ये पहले से मान रहा हूं कि एंगल ये है। देख दो अप्रोचेस होते हैं, या तो तू पहले से M की वैल्यू 3m लेकर के फिर वो एंगल निकाल। मैंने कहा कि मैं एक काम करता हूं, मैं मास को M और स्मॉल m ही रहने देता हूं, मैं इसकी बात मान लेता हूं कि ये दोनों 90 डिग्री पर जा रहे हैं, और एक बार चेक कर लेंगे कि क्या M और 3m के बीच का क्या रिलेशन है। उल्टा चेहरा चेक कर लेते कॉन्वर्स टाइप से, ठीक है? अब जब ये दोनों आपस में टकराएंगे बेटा, तो आपको भी पता है कि नॉर्मल रिएक्शन इनके ऊपर पड़ेगा। यहां पर इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन पड़ेगा, यहां इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन पड़ेगा, कांटेक्ट, ठीक है? और आपको भी पता है कि यहां पर सर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि तीनों का रेडियस तो सेम ही था। मैंने कहा हाँ। तो पहली बात, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की अगर मैं इक्वेशन लिखूं, इन्होंने कहा परफेक्टली इलास्टिक है ना, परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है? तो अब जरा यहां पे देखना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जरा समझना, जब हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करूं तो इसी लाइन के अलोंग, दिस इज योर लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर? दिस एंगल इज 30 डिग्री, और अगर आप यहां पर देखें तो ये वाला एंगल आपका है 60 डिग्री, है ना? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन
हमारे पास अगर इस लाइन के अलॉन्ग देखूं तो ये कितना आ रहा है, दैट इज V2 cos 30 आ रहा है, और इस वाले का अलॉन्ग दिस अगर आप लोगे तो सर V1 cos 60 आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस V1 हमारे पास cos 60। सर प्लस क्यों कराया? अरे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होएगा ना, जब दो पार्टिकल दूर जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी तो बढ़ जाती है ना हमारे पास, तो वही V2 cos 30 और V1 cos 60 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सेपरेशन बढ़ेगा, प्लस हो गया। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? सर ये वाला तो u वेलोसिटी से आ रहा था, v से आ रहा था, हाँ ये वाला एंगल हमारे पास है 30 डिग्री है, तो ये इसको अप्रोच कितने से कर रहा था? ये तो रुका हुआ था सर, ये कर रहा था v cos 30 से इसको अप्रोच कर रहा था, ठीक है, v cos 30 से यहां इसको अप्रोच कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, तो ये रिलेशन एक बन जाएगा बेटा v cos 30, ठीक है, या इस सीधे वैल्यू रखते हैं, v cos 30 इज √3/2 इज इक्वल टू V2 cos 30 √3/2, ठीक है, प्लस हमारे पास V1 cos 60 V1/2, तो ये पूरा उड़ा दो तो हमारे पास V√3 इक्वल टू V2√3 प्लस V1। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। हमारे पास V और V2 है, यहां पर V1 है, ठीक है। चलो अब वेरिएबल तो अभी भी हमारे पास बन रहे हैं, ठीक है। हमने पहले से ही मान लिया कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब जरा यहां पर नोटिस करना, मैं इसको, चलो अभी इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं। अब क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो ये नॉर्मल रिएक्शन है, इस नॉर्मल रिएक्शन के, ये नॉर्मल रिएक्शन ने इसके एक्स एक्सिस के मोमेंटम को खत्म किया है और वाई एक्सिस में बना दिया है। तो अगर मैं इस नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो ये n cos 60 sin 60 इधर है और n cos 60 आपका इधर है। तो अगर मैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाऊं, अगर मैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अगर मैं यहां पर लगा लूं, ठीक है, एक तो पहली बात हम लोग यहां पर v और v2 के बीच का रिलेशन है, तो v2 की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लें 2mv डिवाइड बाय कैपिटल M, और v2 को यहां पर अगर मैं रख दूं तो ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा, v√3 इज इक्वल टू v2 दैट इज 2m v डिवाइड बाय कैपिटल M, ठीक है, इंटू √3 प्लस v1, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ले जाओगे तो v आएगा √3 माइनस 2√3 m बाय कैपिटल M, दैट इज इक्वल टू v1। ये हमारे पास आ रहा है, राइट। अब मैंने एक और चीज सोची कि यार कि हमारे लिए नॉर्मल रिएक्शन, इस वाले नॉर्मल रिएक्शन ने अगर देखा जाए n sin 60 dt का जो भी इंपल्स है, इसने एक्स एक्सिस में मोमेंटम को खत्म करा है, तो फाइनल मोमेंटम 0 है और ये रोकने की कोशिश कर रहा है, -0 माइनस mv आप लिख सकते हैं, हाँ सर। और दूसरी चीज n cos 60 उसी इंटरवल में मोमेंटम बढ़ा रहा है, तो n cos 60 dt दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम mv1, ये आ गया। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं तो tan 60 दैट शुड बी इक्वल टू हमारे पास v बाय v1 आ रहा है, तो tan 60 दैट इज √3, v की वैल्यू आ रही है √3v1, है ना। v की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, √3 टाइम्स ऑफ v1। तो मैं एक बार इस वाले में इसको हटाओ, इस वाले में रखता हूं, जरा देखें v की वैल्यू अगर मैं √3v1 डाल दूं इधर, तो ये आ जाएगा √3 इंटू √3 3v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v2 √3 प्लस v1। तो v1 2v1 इज इक्वल टू √3 v2, तो v1 की बात अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा √3/2 ऑफ v2। एक मिनट, इसको डब्बे को हटा देता हूं, ठीक है। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया।
और यहां से अगर आप देखें तो V2 इज इक्वल टू 2mv बाय कैपिटल M है ना। हां, हमारे लिए कुछ इस प्रकार से। तो हम लोग V1 की वैल्यू √3 टाइम्स ऑफ V2 आ रही है। V2 इज दिस। हमारे लिए इसको अगर हम लोग और सॉल्व करें तो V इज इक्वल टू √3 ऑफ V1 आया। V को अगर मैं इधर डाल दूं, V को मैं इधर डाल दूं, तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, V2 इज इक्वल टू 2m, V की बात करोगे √3 V1 डिवाइडेड बाय कैपिटल M आ रहा है। एक रिलेशन ये आ गया, एक रिलेशन ये आ गया। इन दोनों को अगर मैं यहां लिख लेता हूं, V2 इज इक्वल टू 2m √3 V1 बाय कैपिटल M ये आया। और दूसरा रिलेशन हमारे पास आ रहा है V1 इक्वल टू √3 V2 बाय 2, V1 इक्वल टू √3 V2 डिवाइड बाय 2। तो इसको जरा आप रखिए, इसमें V2 इज इक्वल टू 2√3 M बाय M इंटू V1 की जगह √3 V2 बाय 2। तो V2 और V2 चला गया, हाँ सर, ठीक है। 2 और 2 चला गया, हाँ सर। तो 3m बाय m दैट इज इक्वल टू 1, m बाय m की रेशियो हमारे पास आ रही है 3, है ना। तो क्या हमारे पास वही कंडीशन मैच हो रही है जो क्वेश्चन में दे रखा है? यस, समझ आई ओवरऑल। बाय कॉन्वर्स मेथड में आपको सिखाना चाह रहा हूं, आप एंगल लेकर के भी करिए, ठीक है। हमें मेथोडोलॉजी पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। आप एंगल लेकर के भी करेंगे, बिल्कुल आपका आंसर आएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप कभी कभार उल्टा भी सोचना स्टार्ट करें कि व्हाई नॉट, कि मैं एक बार इनको परपेंडिकुलरली मान लूं, फिर मैं अपनी कैलकुलेशन करता हूं और मैं इनके मास रेशियोज की बात करूंगा। क्योंकि m की वैल्यू 3m है, तो ये कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर जाएंगे। मैं कह रहा हूं अगर ये परपेंडिकुलर जाएंगे तो मास का रेशियो क्या होगा, मैं उल्टा सवाल कर रहा हूं। तो मैंने यहां पर इनको मान लिया। तो पहली बात, एक्स एक्सिस में जो आपका मोमेंटम था दैट इज 2mv, और ये कैपिटल, ये दोनों हमारे पास अगर देखें एक्स एक्सिस में नहीं चल रही है, वाई एक्सिस में चल रही है, ये मोमेंटम कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया हमारे पास m इंटू V2। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आई, ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये आई। फिर मैंने कहा कि यार जो भी हमारे पास वेलोसिटीज बन रही है अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट ही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन बनती है। यस, तो अलोंग लाइन, ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया, हाँ हो ही गया बस। अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो V2 cos 30 हमारे पास ये है, ठीक है, और V1 cos 60, ये दोनों दूर जा रहे हैं तो प्लस लगा दिया। और ये उस समय रुका हुआ था, और जो ये इसकी वेलोसिटी V cos 30 से ये इसको अप्रोच कर रहा था। तो एक रिलेशन यहां से बनाया। मैंने कहा कि मेरे पास m और m का रेशियो भी वेरिएबल है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमारे पास v तो क्वेश्चन में गिवन है, v1 v2 वेरिएबल है। नहीं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल नहीं, हमारे पास m बाय m के आपस में कोई रिलेशन हमारे पास नहीं है। उसको तो मैं मान ही रहा हूं कि मेरे को निकालना है, तो वो भी एक वेरिएबल है। 3 वेरिएबल हो गए, 2 इक्वेशन थी। तो मैंने कहा एक और चीज सोचते हैं कि ये वाला पार्टिकल जा रहा था, ये x में तो जाकर रुक गया। किसने रोका? नॉर्मल के इस वाले कंपोनेंट ने। तो n sin 60 इनिशियल मोमेंटम कितना था हमारे पास, अगर आप देखें तो हमारे लिए, या वैसे फाइनल माइनस इनिशियल लिख ही दिया है, तो नॉर्मल रिएक्शन ने रोका है, तो -n sin 60 इंटू dt का इंटरवल, फाइनल मोमेंटम x में 0 है, इनिशियल मोमेंटम mv था, ये आया। और n cos 60 ने y एक्सिस में जा रहा है क्या? ये नहीं, तो n cos 60 ने इस डायरेक्शन में इसको मूव कराया है, तो स्पीड दी है mv2। तो ये रेशियो आया। इस v की वैल्यू मैंने इस वाले में भी रख दी, इस वाले में भी रख दी, और दोनों से हम लोगों ने वो रिलेशन बना लिया है। तो हमारे पास m बाय m का रेशियो, हमारे पास जब ये दोनों परपेंडिकुलर जाएंगे तो m बाय m का रेशियो मैच करता है। आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आप एंगल लेकर के, अल्फा एंगल, दोनों साइड एंगल अल्फा लेकर के सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। लेकिन उस समय आप m की वैल्यू 3m मान करके चलेंगे, सवाल में आंसर आपको आ जाएगा। मैं कॉन्वर्स मेथड आपको सिखाना चाह रहा हूं कि एडवांस में कई बार कॉन्वर्सली आपको सोचना पड़ सकता है। जैसे पिछले लेक्चर में जब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात आ रही थी, तो मैंने कहा था कि आप उस सिस्टम को बिल्ड करना सीखे, तो वो मेथडोलॉजी इंपॉर्टेंट थी रेदर देन दी आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, राइट। आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m, हमारे पास जो स्मॉल m है, हम लोगों ने क्या लिया? v1 की वैल्यू आ रही है v/√3, तो v/√3 ये हमारे पास सही है, ठीक है।
यहां पर v1 की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, v1 की वैल्यू आ रही है v/√3, यह आपका सही आ रहा है, ठीक है। और v2 की वैल्यू भी आपसे पूछी गई है आफ्टर द कोलिजन, हमारे पास v2 की वैल्यू हमारे पास यहां से अगर आप देखें तो 2v1/√3 दैट इज इक्वल टू v2, और v1 कितना था खुद ही v/√3, तो ये 2/3v आ रहा है, ठीक है, 2/3v, ये भी सही है। तो आंसर आपके क्या हो जाएंगे बेटा, ए, सी एंड डी, ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। अब हमारे पास टाइम हो गया है, मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक ये, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट का है, जैसे आप लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी अगर आपने देखी हो तो जब वो कोई भी स्पेस क्राफ्ट जब स्पेस में होता है तो ऐसा तो है नहीं ना कि भाई अगर मेरे को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी तो जमीन से टॉर्क, फोर्स, फ्रिक्शन ये सब यूज करके अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूं। जो स्पेस में है उसके पास कहीं पर फोर्स लगाने के लिए तो जुगाड़ है ही नहीं। तो वो स्पेसक्राफ्ट अगर इधर जा रहा है, उधर उसको उधर बेंड होना है, इधर मुड़ना है, तो कैसे मुड़ता है? आप लोगों ने देखा होगा वो जेट से हवा को फेंकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इधर जा रहा है, इसको नीचे जाना है तो ऊपर जेट से हवा फेंकेंगे तो वो नीचे जाना स्टार्ट करेगा। इसको इस साइड जाना है तो जेट से हवा इधर फेंकेंगे तो ये टर्न हो जाएगा, है ना। ये आप लोगों ने शायद नोटिस करा होगा कि बैलेंसिंग के लिए जेट्स को यूज किया जाता है। A spaceship of mass m0 moves in the absence of external force with a constant velocity v0। एक स्पेसशिप जा रही है, टू चेंज द मोशन डायरेक्शन। अब इसकी डायरेक्शन को आप चेंज कैसे करोगे? वो जेट से ही करोगे। अ जेट इंजन इज स्विच्ड ऑन, आपने एक जेट इंजन स्विच ऑन करा, इट स्टार्ट इजेक्टिंग अ गैस जेट विद वेलोसिटी u which is constant relative to the spaceship and directed at the right angle to the spaceship। जैसे जा इधर रही है, इधर धक्का दिया तो ये वेलोसिटी तो इधर भी थी, अब इधर तू इजेक्ट करेगा तो एक्शन की वजह से रिएक्शन भी मिलेगा, तो यहां पर भी वेलोसिटी बनेगी, तो दोनों की वेलोसिटी से रिजल्टेंट ये हुआ, तो जाना इधर था अब ये जाएगा इधर, तो कहीं ना कहीं एक बेंड आ गया हमारे पास। एट राइट एंगल टू द स्पेसशिप मोशन द इंजन इज शट डाउन व्हेन द मास ऑफ द स्पेसशिप डिक्रीजेस टू m। ठीक है, आप बंद कर देते हो जैसे ही डिक्रीज हो जाता है। थ्रू व्हाट एंगल अल्फा इन रेडियंस डिड द मोशन डायरेक्शन ऑफ द स्पेसशिप डेविएट ड्यू टू द जेट इंजन ऑपरेशन। जो आपने हवा फेंकी है उससे आपका स्पेसशिप कितना बेंड हो गया है, मूव कर गया है, वो आपको बताना है। ई आपके लिए अपना एक्सपोनेंशियल वाला ई है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा SHM एंड LOM, लॉ ऑफ मोशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, हमारे पास ये आपका पैसेज बेस्ड है, ये आपका पैसेज बेस्ड है आई थिंक, है ना। हाँ, द वैल्यू ऑफ अल्फा, द वैल्यू ऑफ बीटा एंड द वैल्यू ऑफ गामा, ये आपको करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में, 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप प्लीज इसको करके रखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग लास्ट जो हमारे पास मैकेनिक्स का लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें हम लोग और अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल देखेंगे। हो सकता है वो लेक्चर 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हो, 1 आवर 45 मिनट्स का हो। ठीक है, तो आप प्लीज़ उससे पैनिक मत करिएगा। ठीक है, अगर मेरे को अच्छे क्वेश्चन और मिलेंगे, मेरे को लगता है कि यार कि ठीक है थोड़ा सा 10-15 मिनट में एक सवाल और हो सकता है, तो 1 आवर 45 मिनट्स हम लोग लेंगे। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है बेटा, वट यू हैव टू डू इज कि अब आप लोग अपने PYQs जिन्होंने नहीं कर रखे हैं, आप प्लीज़ अपने फर्स्ट ऑफ ऑल PYQs लगाएं, और जिन बच्चों ने PYQs लगा रखे हैं तो आप मॉड्यूल में जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होती है, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, अब आप उनको लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।